हम केवीके दतिया का विजिट करेंगे और यहाँ पे साइंटिस्ट और स्टूडेंट से बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और इनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम फील्ड विजिट करेंगे कागजी लाइन की और हम अपने स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनने जब सर्वे किया कागजी लाइन को तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ें नोटिस की। तो चलिए हम बात करते हैं वैशाली से। वैशाली, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जब कागजी लाइन की फील्ड विजिट की तो आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सिट्रस लाइम का है, कागजी लाइम है जिसको एसिड लाइम भी बोलते हैं। अपने इंडिया में मोस्टली घरों में जो यूज़ होता है, नींबू जो हम यूज़ करते हैं वो यही सिट्रस लाइम होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये 3x3 की स्पेसिंग में प्लांट किए गए हैं और इन पौधों को 2016 में लगाया गया था, प्लांटिंग की गई थी, जिससे कि अब बहुत अच्छे इसमें से फ्रूट्स आने लग गए हैं। और डिज़ीज़ की बात किया जाए तो यहाँ पे अभी हमारे केवीके के साइंटिस्ट जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है इन प्लांट्स को, तो डिज़ीज़ तो इतनी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे कुछ दिखा था सिट्रस कैंकर जैसा, जो कि ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये पत्तियों में हल्का सा है, ये बहुत ही लाइट है इस फ्रूट में अगर दिख रहा हो तो। बाकी इसका ईल्ड अच्छा आता है और हमारे केवीके में भी मतलब काफ़ी सारे प्रमाणली हो गया। थैंक यू वैशाली। आज हम विजिट करेंगे स्वीट लेमन के फील्ड को। तो किंजल, आप बताइए कि इसमें कौन सा इरिगेशन सिस्टम यूज हुआ है और कौन सी वेराइटी है। स्वीट लेमन के ऑर्चर्ड में खड़े हुए हैं। इसका प्लांटेशन जुलाई 2016 में हुआ था। इसका डिस्टेंसिंग 3x3 मीटर्स रखा गया है और जैसे आपने पूछा कि इसमें कौन सा इरिगेशन लगता है, तो इसमें ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। हम कॉमनली इसको मौसम्बी के नाम से जानते हैं और इसमें पूना बीडेड वैरायटी जो है यहाँ पर प्लांट की गई है। और मौसम्बी का हम जूस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो काफ़ी सक्सेसफुली ये प्लांट्स अभी लगे हुए हैं इस ऑर्चर्ड में। थैंक यू किंजल। इसमें टिम्बर जो कीमती लकड़ी होती है वो कौन सी है? एक तो सागौन। ये क्या है? खमीर। ये भी इमारती लकड़ी है। और वो क्या है? महागनी। इनके नाम लिख, साइंटिफिक नाम लिखना, ठीक है। और ये क्या है? साल में लगभग एक पौधा 1 से 1.5 लाख रुपए देता है। ये पौधा लगभग 2 लाख रुपए देता है। और ये पौधा ये कम से कम 2.5 लाख रुपए देगा। इनमें टाइम लगता है, 10 ईयर्स ओल्ड पौधे चाहिए। इनकी जितनी गर्त होगी उतनी अच्छे इसकी प्राइस मिलेगी। लेकिन एक और ये है मालाबार एरिया, सुना? ये साउथ में है। ये पौधा साउथ में होता है। ये 2 साल में लगभग 1 साल में 8 फीट बढ़ता है और 4 साल में ये लगभग 20 फीट हो जाता है। इसकी शाखाएं नहीं होती और ये 4 साल में पौधा बेचने लायक हो जाता है। इसका लगभग 250 स्क्वायर फीट से 400 स्क्वायर फीट पौधा उसकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। उसको नहीं, तालाब काय के लिए? अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो इसको क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को एक्वाकल्चर। नहीं, वो तो फिश कल्चर हो गया। इसको क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। अगर उसमें लिखेंगे ना अपन साइंटिफिक भाषा में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसको पढ़ा है, पुरानी प्रैक्टिस है, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सर पानी की कमी हो रही है। टाइम पे मानसून नहीं आ रहा है। हाँ, अपना जो रेन होती है ना, जो वर्षा भारतवर्ष में, उसका सिर्फ 30% उपयोग होता है और 70% बहा के नदियों में चली जाती है। तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। आपको पता है कि सॉइल इरोजन होता है, पूरा मटक कटाव हो जाते हैं, मिट्टी चली जाती है, पौधे चले जाते हैं, न्यूट्रिएंट सब उसमें बह के चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड वाटर का हम लोगों ने क्या कर दिया है? ओवर एक्सप्लोटेशन कर लिया है, तो नीचे ग्राउंड वाटर कम हो गया है। ग्राउंड वाटर नहीं हुआ जिस क्षेत्र में, वहाँ खेती बहुत मुश्किल में होगी और बहुत अच्छी नहीं होगी, उत्पादन बहुत कम होगा।
ठीक है। तो ये रेन वाटर स्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य ये है कि रेन वाटर का यूटिलाइजेशन, रिसाइकलिंग में जब ज़रूरत पड़े तो सिंचाई करना, और सबसे बड़ा है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जैसा कि गाइस आप देख रहे हैं कि ये है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और इसके चारों ओर लगी है हमारी नेपियर ग्रास। तो नेपियर ग्रास का क्या बेनिफिट है, जो कि चारों ओर ये पॉन्ड के चारों ओर नेपियर ग्रास लगाई है, इसके मेनली 2 इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला कि फॉडर क्रॉप के रूप में काम तो करती है, दूसरा ये सॉइल इरोजन को भी चेक करती है, इसलिए सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करती है, इसलिए इसे पॉन्ड के चारों ओर लगाया गया है। अब हम जा रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री वाले सेक्शन में, और यहाँ पे मेनली 3 टाइप के एनिमल रखे हुए हैं। एक है गोट, रैबिट एंड पोल्ट्री में चिकन रखी हुई है। तो फिर अब हम पूछेंगे दीपिका से कि यहाँ पे चिकन की कौन सी वैरायटी है। दीपिका, आप बताइए कि यहाँ पे चिकन की कौन सी वैरायटी है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। हेलो शानू, तो यहाँ पे कड़कनाथ है बेसिकली, जिसे हम काला माशी भी बोलते हैं। एमपी में ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, और ये बेसिकली फेमस है अपने मीट पर्पस के लिए। एक एडल्ट मेल का जो वेट होता है वो 8.6 से 2 kg होता है, और जो एडल्ट फीमेल होती है उसका 1.2 kg वेट होता है, और इसमें 25% प्रोटीन होता है। ओके, थैंक यू दीपिका। ये है बकरी पालन यूनिट, जहाँ पे है जमुनापारी और बारबेरी ब्रीड। इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लिए रखा गया है। करेंगे खरगोश पालन रूम में। सो ये हमारे सामने ही है, ये देखिए मेरे पीछे जो ये रूम दिख रहा है यही है खरगोश पालन रूम। आज हम जाएंगे ओपन फील्ड में, जहाँ पर डॉक्टर नरेश गुप्ता सर हमें बताएंगे सॉइल सैंपलिंग की प्रोसीजर। सो चलिए चलते हैं। ये सब करो खेत है, ये खेत है। आज की तारीख में 90% फार्मर ट्रैक्टर से बुआई करता है, खासकर रबी सीजन में गेहूँ, चना, सरसों। और इस सीजन में किसान फर्टिलाइजर ज़्यादा डालता है। रबी में तो ऐसे बाजरा लगाया, उसने तिली लगाई तो ऐसे ही फेंक देता है, उसमें फर्टिलाइजर ज़्यादा डालता है। तो जब वो ट्रैक्टर से बुवाई करता है तो ट्रैक्टर से बुवाई कैसे करते हैं? ऐसे क्रॉस में करते हैं क्या? या तो ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, या तो कभी किसान ऐसे करेगा, कोई किसान ऐसे करेगा। तो जब वो ऐसे करते हैं तो आप देखेंगे किसान क्या करता है, ऐसे सीड कम फर्टिलाइजर डाले या सीड और फर्टिलाइजर डाल रहा है तो पहले वो भर लेता है पूरा पेटी को, सीड भर लेता है, फर्टिलाइजर भरता है, और इस किनारे से बुवाई करना शुरू करता है। जब वो आधा कर लेता है, उसका पेटी खाली, पेटी बोलते हैं ना उसको, फिर वो देखता है यार मेरा खेत अभी आधे से ज़्यादा बचा हुआ है और मेरे पास सामान कम है, और उसका खेत होता है घर से बहुत दूर। तो वो ये मैनेजमेंट करता है, ये जुगाड़ करता है कैसे भी करके मैं इसी सामान में पूरे में इसको एडजस्ट कर दूँ। तो वो क्या उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर देता है, वो रेगुलेट होता है उसमें। उसको लगा कि खेत ज़्यादा बचा है, सामान कम है, तो वो स्पीड कम कर देता है। उसको लगता है नहीं माल ज़्यादा बचा है, खेत कम रह गया है, तो वो स्पीड और बढ़ा देता है, तो एडजस्ट कर लेता है वो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहीं खाद ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो अपने को क्या करना है, जब सिलेक्शन करें तो अपन इस प्रकार से करें कि हमें इस पूरे खेत में से 4-5 पॉइंट ऐसे मिल जाए जो पूरे खेत का हमारा प्रतिनिधित्व करें, रिप्रेजेंट करें। तो मतलब ऐसे पॉइंट कौन कौन से होंगे? सपोज करो और बीच का देखो, हाँ देखो, सपोज करो आपने ये वाला पॉइंट सपोर्ट किया, अब ये वाला पॉइंट आपने लिया है ना, तो देखो जी यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा कवर करेगा ट्रैक्टर का, और यहाँ से यहाँ तक का कवर करेगा। यस सर। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक पूरा ले लें और यहाँ से यहाँ तक ले लें, ये पूरी फर्टिलिटी एक बराबर मिलेगी आपको। ये पॉइंट आपने लिया तो आपको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिट्टी का नमूना लेने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट आपने यहाँ लिया तो देखो आप ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, आ गया। एक पॉइंट आपने यहाँ लिया, ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे। कुल मिला के डायगोनल जिसको बोलते हैं अपन, कर्ण जो बोलते हैं, जैसे आप एक वहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से ऐसे लेंगे तो पूरा खेत आपका कवर हो जाएगा। कौन सा खेत? जो आपका रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में वो वाला, वो कवर हो जाएगा। अब इधर से मारो, इधर से ऐसे बनाओ, बिल्कुल ऐसे, इधर से मारो सामने वाला, गोल गोल नहीं करना है, गोल नहीं करना है, सामने से मारो। बन गया आपका, इंग्लिश का वी आकार का बन गया है। इसके अंदर कुछ पत्थर पड़े हैं, कुछ अवशेष है, उनको आप हटा देंगे, ठीक है ना। आपने ये सब हटा दिया,
ये जब मिट्टी आपने हटा दी, ये वाली, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है अपने को, जैसे खुरपी की नोक से वरना फावड़े की नोक से वो मिट्टी हटाओ। अपने को यहाँ से यहाँ तक एक पूरी लेयर खुरचनी है। खुरच जरा इसको बारीक बारीक, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, ऊपर से लो, ऊपर से बिल्कुल ऊपर से, ऐसे ए वाली, और लो बगल से। ये खुरची हुई मिट्टी भरनी है इसमें अपने को, पूरी लेयर आ जाए अपने पास। हाँ, ये मिट्टी जो आई है ना नीचे, बस ये मिट्टी आपको ऐसे इकट्ठा करके भरनी है। में एंटर करेंगे उस सेक्शन में जहाँ पर एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी और बर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन होता है। इसका क्या काम है? वही पैडी फील्ड में नाइट्रोजन फिक्स करना, पैडी फील्ड में नाइट्रोजन अवेलेबल कराना। कैसे बनाते हैं? देखो यहाँ हमारे पास सब रिसोर्स हैं, तो इसको हम पक्के में भी बना सकते हैं, लेकिन किसान चाहें तो इसको कच्चे गड्ढे में भी बना सकते हैं। एक 5 बाई 3 बाई 2 फुट गहरा गड्ढा खोद के और उसमें काली पॉलीथीन बिछा के, क्या ब्लैक पॉलीथीन बिछा के, और फिर पॉलीथीन को ऊपर मिट्टी में डाल के पानी भर के उसमें भी इसका कल्चर डाल के ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला दोनों का उत्पादन किसान अपने स्तर पर कर सकता है। और ये आज के समय में इसकी प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, और ज़्यादा असंतुलित एवं ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने की वजह से मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो भी डिटोरेट हो रही है और नीचे मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है। तो इसलिए एजोला और एल्गी दोनों बायो फर्टिलाइजर का हमें खेती में उपयोग करना चाहिए। इससे ये कारण ये भी होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका भी उत्सर्जन कम होगा, तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसें विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है, तो वो उसकी मात्रा कम होगी, तो निश्चित रूप से हम कुछ न कुछ पर्यावरण में भी सुधार कर सकते हैं। इसलिए हमें जैविक उर्वरक विशेष रूप से बीजीए और एजोला का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अब हम एंटर कर रहे हैं एजोला प्रोडक्शन एरिया में। यहाँ पर एजोला ग्रो किया जा रहा है। सो एजोला मेनली एक बायो फर्टिलाइजर है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एक ब्लू ग्रीन एल्गी जिसका नाम है एनावीना। सो इसके साथ मिलके ये नाइट्रोजन फिक्स करता है पैडी फील्ड में। सो पैडी फील्ड में ये नाइट्रोजन का काम करता है और इसमें 25% प्रोटीन होने के कारण हम इनसे कैटल को भी खिला सकते हैं, और ये पैडी फील्ड में 80 kg पर हेक्टेयर तक नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। और इसके यूज़ से जो हमारा जो केमिकल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो भी बहुत कम हो जाएगी और हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। थैंक यू। आज हम फील्ड विजिट करेंगे पॉमग्रेनेट के फील्ड में, और यहाँ पर पॉमग्रेनेट की 2 वेराइटीज़ लगी हुई हैं। तो फिर हम अपने स्टूडेंट से बात करेंगे, स्नेहा और इशिता से, कि ये जो हम फील्ड में जा रहे हैं यहाँ पे पॉमग्रेनेट की कौन सी वेराइटी लगी हुई है। हाँ, तो इशिता आप बताइए कि पॉमग्रेनेट की कौन सी वेराइटी लगी हुई है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ पॉमग्रेनेट लगा है। यहाँ मृदुला वैरायटी मेनली लगी है। ओके, थैंक यू इशिता। स्नेहा आप बताइए कि इस सॉइल में ये कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये वाली वेराइटी, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। वैसे तो मृदुला वैरायटी की जो यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है फ्रूट रॉटिंग, जैसा कि आप इसको देख रहे हो। यस। और इसको मतलब इसके लिए हम लोगों ने जो कंट्रोल लिया है वो हम लोगों ने प्रोफेक्ट सुपर अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ छिड़काव किया था। ओके, थैंक यू स्नेहा। थैंक यू। सो आज हम विजिट करेंगे अनार के फील्ड को, और इस फील्ड में और भी चीज़ें लगी हुई हैं जैसे कि नींबू, मौसमी, किन्नू, संतरा। सो अनार को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगी हमारी एक और स्टूडेंट जिनका नाम है शिवानी। सो अब हम शिवानी से पूछेंगे कि वो अनार, उनने जब ये फील्ड विजिट किया अनार का तो उनने क्या क्या चीज़ें देखी और उनने कौन सी वेराइटी अनार की देखी। तो अभी हम खड़े हैं पोमग्रेनेट के फील्ड में, और यहाँ पे जो है 2 वैरायटी लगाई गई हैं, एक मृदुला और एक भगवा। तो हम खड़े हैं भगवा के फील्ड में, और भगवा जो वैरायटी वो महाराष्ट्र की वैरायटी है और काफ़ी अच्छे फ्रूट्स देती है हमें। यहाँ पे कुछ वेदर कंडीशन होने की वजह से कुछ डिजीज़ आ रही हैं, जैसे
फ्रूट बोरर, मतलब बहुत सारे हमने देखा। एक तो फ्रूट क्रैकिंग भी है, मैं अभी आपको शानू दिखाऊंगी आगे जाके। कुछ फ्रूट्स में ना फट गए हैं फ्रूट्स, और कलरिंग की बहुत दिक्कत आ रही है, वो पहले ही गिर जा रहे हैं। ये 2-3 कुछ समस्याएं हैं जो हम सर के पास ले जाके डिस्कस भी करेंगे कि क्या कारण है जो ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ओवरऑल फील्ड बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगाया गया है और बहुत कुछ जानने सीखने को मिल रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो फ्रूट क्रैकिंग कहाँ हो रखी है। फट गया है, इसको ही फ्रूट क्रैकिंग बोलते हैं। सो आपने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर। अब फ्रूट क्रैकिंग के साथ साथ एक वो और दिखा देते हैं कि कोई गलती है। निकिता, अब आप एक्सप्लेन कीजिए थाई गुआवा को और बताइए कि केवी के दतिया में कौन कौन सी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगी हुई हैं। हेलो एवरीवन, मैं केवी के दतिया की रावे स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको यहाँ के हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की जो गुआवा वैरायटी लगी है उसके बारे में बताना चाहूँगी। यहाँ पे मेनली हमारे केवीके में गुआवा की वैरायटी लगी है, पोमग्रेनेट की वैरायटी लगी है और सिट्रस फ्रूट जैसे कि एसिड लाइम और ऑरेंज और मैंडेरिन की वैरायटी लगी है, जिसमें कि जो थाई गुआवा है जो कि गुआवा की वैरायटी है और ग्वालियर 27 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो थाई गुआवा जो है वो मेनली ग्राफ्टेड प्लांट है वीएनआर से, जो कि यहाँ पे थोड़ा लो परफॉर्म कर रहा है क्योंकि ग्राफ्टिंग जैसा कि हमें पता है काफ़ी डेलिकेट प्रोसेस होती है और जनरली जो स्पेसिंग होता है गुआवा का वो 6 into 6 मीटर होता है, लेकिन इसका 3 into 3 मीटर है। ओके, थैंक यू निकिता। वेलकम। जब हम जा रहे हैं दूसरे फील्ड विजिट पे जहाँ पे गुआवा की दूसरी वैरायटी लगी हुई है, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे रानी से कि वो हमें बताएं कि यहाँ पे गुआवा की कौन सी वैरायटी लगी हुई है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रानी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ केवी के दतिया में गुआवा की कौन सी वैरायटी लगी हुई है जिसमें आप हमें लेके आई हैं, और इनके यहाँ पर पौधों का नंबर कितना है और कितने डिस्टेंस पे लगी हुई हैं। हेलो गाइस, ये गुआवा का फील्ड है। इसमें यहाँ पे गुआवा की G27 वैरायटी लगी हुई है। इस फील्ड में 153 प्लांट्स लगे हुए हैं जो कि 3 into 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगे हुए हैं। ओके, थैंक यू रानी। अब हम आ चुके हैं G27 वैरायटी गुआवा की, और मैंने आपको ये पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि ये ऑर्गेनिक तरीके से लगाई गई है जिसमें 10 सालों से किसी केमिकल का यूज नहीं किया। लेकिन इसी के कारण इसमें एक समस्या है जो कि बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो फ्रूट है वो लगे लगे ही ख़राब हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो फ्रूट है ये लगे लगे ही ख़राब हो गए। ये देखिए, ये फ्रूट हुए तो भाई ये लगे लगे ही ख़राब हो रहे हैं। सो ये समस्या ये वाली वैरायटी में ज़्यादा आ रही है क्योंकि इसमें केमिकल्स का बिल्कुल यूज नहीं किया, तो इसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज किया गया। इस वीडियो में हमने केवी के दतिया को सर्वे किया और देखा कि यहाँ पे फील्ड क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट्री क्रॉप्स और एनिमल हस्बेंड्री सब एक साथ काम चल रहा है, और इसमें देखा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हम फार्मर अपनी ईल्ड को कितना बढ़ा सकता है और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर वो कितनी इनकम गेन कर सकता है। तो इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर सभी क्रॉप्स को एक साथ लगाया गया और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को टेस्टिंग किया गया है। और हमने देखा कि यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी है, जो कि जब बारिश ना हो या फिर पानी की कमी हो तो उसमें से पानी लेकर इरिगेशन किया जा सके, इसलिए यहाँ पे पॉन्ड भी हमने देखे। और हमने एनिमल हस्बेंड्री में गोट देखी, हमने देखा यहाँ पे कड़कनाथ पोल्ट्री की वैरायटी भी थी और यहाँ पे रैबिट भी रखे हुए हैं। सो हमने ये देखा कि कैसे केवी के दतिया में इंटीग्रेटेड जो फार्मिंग सिस्टम है उस पर फोकस किया गया है और उससे क्या हमारी उपज में वृद्धि होती है ये देखा गया है। थैंक यू। और अगली वीडियो में हम बताएंगे कि जो छोटे छोटे पार्ट जो रह गए हैं हमारी फील्ड सर्वे में कि कौन कौन से पार्ट अभी बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जाके अपलोड करेंगे, इसलिए बने रहे एग्रो नॉलेज यूट्यूब चैनल पर।